अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। और जैसे कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था, वजीर आजम इमरान खान ने कल कौम से खिताब करते हुए एक बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10-10 रुपए की कमी का ऐलान किया गया है। बिजली के निर्खों में फी यूनिट 5 रुपए की कमी की जाएगी। और ये जो कमी है ये अगले बजट तक इसमें इजाफा नहीं किया जाएगा, कीमतों में जो कमी हुई है। अब ये तो सबको पता है कि रूस और यूक्रेन की वजह से वैसे ही आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा हुआ है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए भी ये जो कमी की गई है, ये बड़े सवालिया निशान इसके ऊपर होते हैं। सिर्फ यही नहीं, वजीर आजम ने आज एक इंडस्ट्रियल पैकेज का ऐलान भी किया है सनतकारों के लिए। साथ ही साथ तीसरी एमनेस्टी स्कीम, उसका भी ऐलान कर दिया, बल्कि मंजूरी हो गई है काबीना से। और कुछ ही मोमेंट्स में इसकी तफसीलात भी आ जाएंगी। हमारे नुमाइंदा अयाज ने कुछ जो चीदा नुकात हैं वो हमसे न्यूज़ बुलेटिन के दौरान शेयर भी किए, उनको डिस्कशन में हम लेके आएंगे। हुकूमत ये जो सारे रिलीफ पैकेज है, एमनेस्टी है, इंडस्ट्रियल पैकेजेस हैं, इनसे मुतल्लिक ये कहती है कि ये तो एक अवामी रिलीफ पैकेज का हिस्सा थी, ये पहले से प्लान था और ये उसी का तसलसल चला आ रहा है। ये कोई डेस्परेट मूव नहीं है हुकूमत का या वजीर आजम का, इसको ऐसे ना देखा जाए। लेकिन अपोजिशन इसके ऊपर तनकीद करती है और बड़े बड़े बयानात सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि हुकूमत जो अदम एतमाद प्लान कर रही थी और कर रही है, और जो एहतजाज लॉन्ग मार्च हो रहा है, ये जो वजीर आजम का मूव है ये उसके नतीजे में है और उसने वजीर आजम को मजबूर कर दिया कि अवाम को रिलीफ फराहम करे। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि वजीर आजम झूठे दावे कर रहे हैं, आने वाली हुकूमतों के लिए मुश्किलात खड़े कर रहे हैं। ये जो ऐलान किया है वजीर आजम ने, इससे सारी पोजीशन जो है इसको हम क्लियर करेंगे, क्या हमारे एनालिस्ट हैं इस बारे में। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ कुछ राब्ते भी हो रहे हैं। जी, लाहौर गहमा गहमी का मरकज़ है। वजीर आजम इमरान खान आज लाहौर में मौजूद हैं और एक बड़ी मुलाकात जो कि वजीर आजम ने करनी है वो है चौधरी बरादरान से। और इससे मुतल्लिक बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। चौधरी बरादरान जिनसे कुछ रोज़ पहले अपोजिशन ने भी राब्ते किए, आज वजीर आजम उनसे बात करने गए हैं और ना हुकूमत का साथ छोड़ने की इस्तदा करने गए हैं। क्या निकलता है उससे बाहर, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये भी डिस्कस करेंगे। और फिर जहांगीर तरीन से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है वजीर आजम इमरान खान का। गुज़श्ता रोज़ शाहज़ेब खानज़ादा साहब से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी साहब ने इंकशाफ किया है। तो क्या ये रिलीफ पैकेज और ये जो मुलाकातों के सिलसिले हैं, ये वजीर आजम या हुकूमत इनसे बचा पाएंगे वजीर आजम? ये आज अपने एनालिस्ट से हमने पूछना है और पूरी सूरत हाल को समझना है। हमें ज्वाइन करें हसन निसार साहब, अथर काज़मी साहब, सुहेल वड़ायत साहब और इरशाद भट्टी साहब इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करें। हसन निसार साहब, सबसे पहले आपके पास आऊँगी। और जिस तरह अपोजिशन इसको कह रही है कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक और एहतजाज की वजह से हुकूमत ने सरेंडर कर दिया है, ये एक डेस्परेट मूव है और यहाँ तक मजबूर कर दिया वजीर आजम को कि वो जहांगीर तरीन को फ़ोन कर रहे हैं, लाहौर आके खुद मुलाकातें करनी पड़ रही हैं उनको। आप क्या लगता है, हुकूमत ने सरेंडर कर दिया है? नहीं, सरेंडर का लफ्ज़ इस्तेमाल करना तो हिमाकत है, ये नॉर्मल बात है। बारिश होती है तो आप छतरी लेते हो ना, सर्दियां आती हैं तो आपका लिबास तब्दील हो जाता है। तो हालात के सियासत है क्या, सरेंडर कर दिया, फलाना कर दिया, ये घोंचू, इनको लफ्ज़ों का पता नहीं होता। सरेंडर इज समथिंग वेरी डिफरेंट। ये आपने हालात व वाक़यात के मुताबिक आपने अपनी स्ट्रेटजी आपने तब्दील करनी होती है। तो इसमें कौन सा सेंसिबल बात है? इनके लिए बहुत बड़ा थप्पड़ है, अवाम के लिए थोड़ी सी थपकी है। अपोजिशन के मुंह पे थप्पड़ है, अवाम के लिए रिलीफ है, अपोजिशन के लिए बहुत बड़ी तकलीफ है। और लेकिन एक बात इसमें फुट नोट लगाना चाह रहा हूं कि अगर अवाम ही ये रिलीफ अवाम तक पहुंचने नहीं देते या उसमें डंडी मारते हैं, चले वो आधा पौना पहुंच गया बाकी को खा खू गए, तो ये हुकूमत का एक इंतजामी इम्तिहान होगा। अल्लाह अल्लाह खैर चला। सरेंडर मरेंडर ये तो फजूल जबान है ना इनकी। अच्छा जी, लेकिन सर ऑप्टिक्स तो इस वक्त यही कह रहे हैं ना कि पहले भी कीमतें बढ़ रही थी, अब तो हाईएस्ट एवर हैं, तब भी वजीर आजम ने कीमतें बढ़ाते रहे। कहा, हुकूमत की तरफ से बयानात आते थे कि हम बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते, जितना करना था उतना कर लिया। अब एकदम से ये जो कीमतों में कमी कहा है, फिर एमनेस्टी जिसके वजीर आजम बड़े खिलाफ थे, तीसरी एमनेस्टी का इस हुकूमत ने ऐलान कर दिया है। तो ये ऑप्टिक्स क्या कहते हैं और इनके बाद आपको क्या फ्यूचर नजर आता है? देखें, फ्यूचर मुझे इस बात का पूरी तरह तो अंदाज़ा नहीं है कि फ्यूचर बहुत बड़ा लफ्ज़ आपने इस्तेमाल कर दिया, लेकिन बाकी जितना भी ये टोपी ड्रामा कर रहे हैं वो बेकार है। दे आर ट्राइंग टू
टेक सम क्रेडिट फॉर दिस, कि इसमें को 5-10% ये भी अपनी चोंच गीली कर लें, क्रेडिट के हवाले से मैं बात कर रहा हूं। तो बाकी दिस सिंपल प्लेन पॉलिटिक्स। भुट्टो जैसा बंदा, ये तो बेचारे जो मजमा 8 दिन की पैदाइश, भुट्टो वो तो पॉलिटिकल एनिमल, वो एक खास तरह का एनवायरमेंट, तो जुमे की छुट्टी जी, शराब बंद, फलां बंद, तुम कहां बंद, बंद बुंद क्या होना था। लेकिन जाहिर है उस प्रेशर में आके, वो तो खैर बहुत ही खौफनाक प्रेशर था, उसके पीछे इंटरनेशनल पावर्स थी, ये तो ढाई टोटरू है, इनका क्या औकात और प्रेशर होना है। लेकिन जाहिर है वो इसमें अपनी दिहाड़ी लगाने की कोशिश कर रही है अपोजिशन, तो लगाने दें उसको। डेफिनेटली एक रोल होगा, 5% होगा, 10% होगा, डेफिनेटली, जिस तरह ये एक एनवायरमेंट बन जी। और अगर इनका रोल है तो वो बहुत नाकाबिल जिक्र किस्म का रोल कर रही है जी। अच्छा, या फिर जो कंसर्न्स उठाए जा रहे हैं इस वक्त खासकर आईएमएफ से मुताल्लिक, जी आई एम कन्विंस्ड राइट फ्रॉम द डे 1। अच्छा ठीक है, नहीं उनमें डेफिनेटली वजन ही वजन है, वजन के अलावा क्या है उसमें। लेकिन ये इनहेरिट किया है उन्होंने, पहली दफा ढंग की बात की है इमरान ने कि जब ये मुल्क मिला तो किस हालत में था। ये इमरान की पहली तकरीर होनी चाहिए थी। उसका मरकजी ख्याल ही ये होता कि लोगों आज मैंने टेक ओवर किया है एज प्राइम मिनिस्टर, पहली बार आपसे खिताब कर रहा हूं, मुल्क का ये हाल है। ठीक है, ये आज तक नहीं समझा पाए, पहली बार ये मेंशन्ड इट प्रॉपरली, लेकिन वो भी मुकम्मल तरीके से नहीं कर सका। प्राइम मिनिस्टर नहीं पूरी तरह बता सका, लेकिन हिंट उसने बिल्कुल किया है कि जब ये मुल्क पीटीआई ने टेक ओवर किया है तो उस वक्त इस मुल्क का तो धज्जियां उड़ चुकी थी। ये आज तक नहीं बता पाए लोगों को। सर, मैं पहली बार कल की तकरीर में प्राइम मिनिस्टर ने इस मौजू को छेड़ा है हल्का सा जी। सर, लेकिन इकोनॉमिस्ट तो इससे मुताल्लिक कहते हैं कि ये मजीद बिगाड़ पैदा करेगा। आईएमएफ से इनका मुआहिदा हुआ हुआ है, आईएमएफ को क्या जवाब देंगे ये लोग? ये तो फिर हाई रिस्क गेम में होता है। ये क्या बात हुई? अच्छा, चुपड़ी हुई और 4-4 तो नहीं मिलती ना। एक तरफ आपके लोग नको नक आए हुए हैं, जाएं नेगोशिएट करें, उनको समझाएं कि यार नहीं, हमारे मुल्क में खुदकुशियों का रेट कई गुना बढ़ जाएगा। हाँ, तो फिर मैं आपको ऑप्शन लिख रही हूं। जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं। इट्स अ ब्लेंड ऑफ सो मेनी थिंग्स। सर, ये जो डामाडोल कश्ती थी, इसको थोड़ा सहारा मिला है कल के रूप से, आपके ख्याल में? नहीं, अच्छा, कोई ऑप्शन नहीं लिख रही, इसमें जुज़वी रोल है, लेकिन ये एडमिट कर। ठीक है भट्टी साहब, ये कह रही है ऑपोजिशन कि झूठे वादे किए जा रहे हैं, झूठ बोल रही है हुकूमत, अवाम से लॉलीपॉप दे रही है और सरेंडर कर दिया है हुकूमत ने ऑपोजिशन के वार के नतीजे में। ये सब कुछ सूदबंद भी होगा या नहीं? पहली बात तो ये है मैडम शेख कि अपोजिशन की मुझे समझ नहीं आ रही कि वो क्या चाहती क्या है। अपोजिशन कह रही थी महंगाई है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है। वज़ीर आज़म ने कुछ पैकेज अनाउंस किया तो अब वो इसको मजाक समझ रहे हैं। अपोजिशन के पास क्या इसका कोई हल मौजूद है? महंगाई का कोई हल उन्होंने 4.25 सालों में पेश किया हो? नंबर 1। नंबर 2, अपोजिशन पीपल्स पार्टी नून लीग मिले तो ये जमहूरियत के लिए बेहतर है। मौलाना अचकज़ई ANP मिले, जमहूरियत के लिए बेहतर है। अपोजिशन काफ लीग के घर पहुंच जाए, जमहूरियत के लिए बेहतर है। अपोजिशन MQM से राब्ते करे, जमहूरियत के लिए बेहतर है। अपोजिशन इमरान खान के ATM, बकौल उनके ATM चीनी चोर जहांगीर तरीन के से खुफिया मुलाकातें करे, या अब उनको फूलों के गुलदस्ते भिजवाए और उनकी सेहत की दुआएं करे, तो ये जमहूरियत के लिए बेहतर है। हालांकि पहली मरतबा जब जहांगीर तरीन बाहर गए थे तो कहा था इमरान खान ने अपने ATM को भगा दिया है। लेकिन इमरान खान अगर अपने इत्तेहादियों से राब्ते करें तो ये मजाक है और ये तो जमहूरियत की बेहतरी नहीं है। अब मुझे पहली बात ये, दूसरी बात ये कि कल वज़ीर आज़म साहब पहली मरतबा मुझे डिफेंसिव नज़र आए। वज़ीर आज़म साहब पहली मरतबा अपने रवायती जोश में नहीं थे। वज़ीर आज़म साहब की वो मुझे तकरीर लग रही थी इलेक्शन स्पीच है, और अपना केस पेश कर रहे थे, मसाइल बता रहे थे। बाकी बिलाशुबा ये जो रिलीफ है ये सियासी दबाव है, लॉन्ग मार्च और अदम एतमाद का दबाव है। वज़ीर आज़म की इलेक्शन तैयारी भी है।
और दूसरी एक सवाल यहाँ भी ये है कि क्या देर तो नहीं हो गई ये रिलीफ पैकेज देते हुए, क्या ये हुकूमत बचाने की कोशिश तो नहीं है? और ये तीसरा सवाल है कि ये पैसा आएगा कहाँ से? नोट मजीद छापेंगे, कर्जे मजीद लेंगे, या तरक्याती फंड इधर उधर से पैसे निकाल के देंगे? अब ये बिलाशुबा बहुत बड़ा रिलीफ है। पेट्रोल डीजल 10 रुपए फ़ी लीटर, बिजली 5 रुपए फ़ी लीटर, और कीमतें बजट तक नहीं बढ़ेंगी। एहसास प्रोग्राम का वजीफ़ा 12,000 से बढ़ाकर 14,000 करना, बेरोज़गार ग्रेजुएट्स के लिए 30,000 की इंटर्नशिप, 26 लाख स्कॉलरशिप, और किसानों को पैकेज, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सरमायाकारी पर 5 साल की टैक्स छूट, और आपने जैसे बताया इंडस्ट्रियल पैकेज और एमनेस्टी स्कीम। हालांकि एमनेस्टी स्कीम के खिलाफ थे वजीर आजम। अच्छा, ये वही वजीर आजम हैं, ये वही वजीर आजम हैं जिन्होंने जो कहते थे हम सब्सिडीज नहीं दे सकते, हम कोई रिलीफ नहीं दे सकते, IMF के आगे हम लेटे हुए थे, फिर उन्होंने इतना रिलीफ दिया। 2-3 जुमले मैडम मुझे आपके सवाल बिल्कुल बजा, मैं इनको आगे लेके जाती हूं, लेकिन भूखे 2-3 जुमले, सिर्फ 2-3 असरात क्या होंगे मैं वही बता रहा हूं। अब भूखे नंगे मुल्क में, जहां कर्जों में धसे हुए मुल्क में, कर्जे भी ऐसे कि एयरपोर्ट्स और मोटरवे तक गिरवी रखे गए, कर्जे भी ऐसे कि कर्जों का सूद देना मुश्किल है, ऊपर से 18वीं तरमीम के समरात के वफाक शुरू ही खसारे से करता है, ऊपर से आबादी बम, ऊपर से करप्शन और करप्शन, ऊपर से मिसमैनेजमेंट, ऊपर से सियासी बहरान, ऊपर से इक्तसादी बहरान। तो अच्छा पैकेज है और इसका रिलीफ पहुंचेगा। और मैं आखिरी जुमला कह दूं कि अभी तक अपोजिशन के पास नंबर पूरे नहीं है तरीके अदम एतमाद के, इस वक्त, इस घड़ी तक। आपको क्यों डिफेंसिव नजर आए मैडम शेख? उस्ताद मुकर्रम और अपने चहेते और अपने बड़े भाई हसन निसार साहब से माजरत के साथ, वज़ीर आज़म साहब तजादात में घिरे नज़र आए, डिफेंसिव नज़र आए, रवायती जोश नहीं था। यानी मसलन करंट अकाउंट्स का सारा वो कहते हैं कि जब हमें मिला तो 19 अरब डॉलर था, उनको शायद इल्म नहीं कि अब ये 20 अरब डॉलर होने के करीब पहुंच चुका है। नंबर 2, हमारी बम्पर क्रॉप्स हुई, उनको शायद पता नहीं है कि किसान खादों के लिए ट्रैलर और ट्रैक्टर और ट्रक लूट रहे हैं, किसान रुल गया है, बीज, खाद और ये सारा कुछ। और ये जो बम्पर क्रॉप्स हुई, उसके बाद वजीर आजम ने 4.25 सालों में 10.5 अरब पौने 4 सालों में 10.5 अरब डॉलर की बाहर से चीजें मंगवाई हैं, गंदम, चीनी, दालें, तेल, और वो वजीर आजम बताना भूल गए। तो ये वजीर आजम की रवायती तकरीर थी, मगर इसमें वो डिफेंसिव नजर आए क्योंकि वो अपोजिशन के दबाव में थे, और दूसरी बात है वो इलेक्शन अपने के लिए तैयारी में थे, और उनको एक खतरा था कि अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो ये मैं तो कह दूंगा कि मैंने रिलीफ दिया वगैरह। तो कोई इतना मुदल्लल या कोई इस तरह नहीं थी, तजादात में गिरे हुए थे और वही रवायती हेर से चीजें बता रहे। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? क्या आपको वजीर आजम दबाव में नजर आए और वही रिवायती तकरीर नजर आई, या फिर आपको लगा कि बड़े पूरे एतमाद वजीर आजम थे? रिलीफ दिया है, हम हर रोज कहते हैं कि रिलीफ देना चाहिए, डिलीवर करना चाहिए, लोगों को सहूलत देनी चाहिए। तो उन्होंने रिलीफ दिया है, तो इसको तो मैं वेलकम करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि इतने मुश्किल हालात में भी उन्होंने ये रिलीफ निकाला है। लेकिन अब इसकी वजह क्या है? डेफिनेटली इसकी वजह यही है कि उनके ऊपर प्रेशर पड़ा है, उनके ऊपर तरीके अदम एतमाद का प्रेशर है, उनके ऊपर लॉन्ग मार्च का प्रेशर है, सियासी हालात का प्रेशर है, और उन्हें पता है कि अगर महंगाई से रिलीफ ना दिया तो ये महंगाई उन्हें खा जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि इससे डरते हुए ही उन्होंने इस रिलीफ का ऐलान किया। सर, फायदा भी होगा इस ऐलान का कुछ, आपको लगता है, सियासी जोड़ तोड़ में या नहीं? मेरा ख्याल है फायदा तो डेफिनेटली आम आदमी तक तो ये इसका जरूर असर पहुंचेगा, क्योंकि पेट्रोल आम आदमी यूज करता है, बिजली आम आदमी यूज करता है, और हर एक पर ये बोझ पड़ा था, तो डेफिनेटली इस पर पड़ेगा। लेकिन सियासी हालात जो है वो सिर्फ महंगाई की कीमतों की वजह से नहीं होते, इसकी बहुत सारे कई डायमेंशन हैं। तो ये सिर्फ एक डायमेंशन है जो उन्होंने हल की है, बाकी डायमेंशन जो है वो तो रिजॉल्व नहीं हुई। वो तो देखेंगे कि उनके साथी क्या उनके साथ खड़े रहते हैं,
क्या पीटीआई के अंदर से। सर उसके लिए तो वो मुलाकातें कर रहे हैं ना, फिर कल एक बड़ी अहम मुलाकात भी हुई है, क्या उसमें लगता है कि आपको सिर्फ मुल्की दिफाई सूरत हाल के ऊपर, स्ट्रेटेजिक मामलात के ऊपर ही बात, एक मिनट भट्टी साहब, या फिर कुछ सियासी मामलात के ऊपर भी बात हुई होगी? डेफिनेटली जब कोई बंदे भी मिलते हैं तो कोई भी मौजू रह नहीं जाता, हर मौजू पे बात होती है। और डेफिनेटली ये हो नहीं सकता कि तरीके अदम बाद हो का मौसम हो, लॉन्ग मार्च हो रहा और उससे बात ना हुई हो। डेफिनेटली इन दोनों मौजूआत पे बात हुई होगी। देखिए सवाल ये है कि अगर तो पीटीआई के अंदर से कोई आम बगावत नहीं होती तो फिर तो तरीके अदम एतमाद की कामयाबी का कुछ, और तो ये है कि अगर ये ग्रुप बनता है 15-20 लोगों का, फिर तो ये चांस होगा तो तरीके एतमाद कैरी हो जाए। लेकिन अगर ये ग्रुप नहीं बनता और इत्तेहादी भी हुकूमत के साथ रहते हैं तो फिर तो जाहिर है तरीके एतमाद अपोजिशन तक महदूद रहेगी। सर सबकी नजरें काफ लीग पे लगी हैं, आज वजीर आजम भी मुलाकात कर रहे हैं, क्या आपको आसार लग रहे हैं? और बड़े बावसूख जराए बताते हैं कि आज मुन्नस इलाही भी नहीं है। जी मेरा ख्याल है काफ लीग तो अभी तक हुकूमत के साथ ही है। मैं चंद दिन पहले 2 दिन पहले मिला था चौधरी परवेज इलाही साहब से और वो ये कह रहे थे कि हम तो हुकूमत के साथ हैं, हम नहीं जा रहे अपोजिशन के साथ। मैडम शेख अपोजिशन, अच्छा, पहली बात यह है कि कुछ खबरें ऐसी भी पाकिस्तान तहरीके, भट्टी साहब मैं अतर के पास पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, सिर्फ एक सोहेल साहब से ही सवाल है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने एक तैयारी कर रखी है कि अगर कोई फॉरवर्ड ग्रुप बना तो स्पीकर उनको फौरन नाअहल कर देंगे। नंबर 1 वो 14वीं तरमीम के बाद। नंबर 2 मौलाना वजारत उज़्मा मांग रहे हैं, एक और चक्कर है। नून लीग इमरान खान को हटाकर फौरी इलेक्शन चाहती है। काफ लीग 1.25 साल के लिए वो परवेज इलाही कह रहे हैं कि मुझे वजीर आला बनाओ, और MQM हुकूमत के साथ है, और नवाज शरीफ साहब 1.25 साल के लिए परवेज इलाही को वजीर आला नहीं बनाना चाहते। तो इसलिए बाप जो है उसको वजारत सुना जा रहा है एक और मिल जाएगी तो वो भी हुकूमत के साथ है। तो इस वक्त इस घड़ी तक अपोजिशन वो नंबर गेम नहीं पूरी कर पा रही। भट्टी साहब इसमें सवाल क्या था सोहेल साहब से? सोहेल साहब से यही सवाल था कि ये जो अपोजिशन का और ये जो हम भाई अगर हम ख्याल ग्रुप बनता है या जो तरीके इंसाफ से लोग निकलते हैं तो उसकी तरीके इंसाफ ने तैयारी कर रखी है। ये तो खबर थी ना भट्टी साहब, यही चीज आपके पास, भट्टी साहब की खबर लेके आपके पास आते हैं। ये बताएं आपको क्या आसार लगते हैं ये जो मुलाकातें हो रही हैं खासकर काफ लीग से मुतल्लिक? आपको लगता है कि ठीक है कहा तो जा रहा है कि हम हुकूमत के साथ हैं, लेकिन वाकई अमली तौर पर ये होगा या फिर अभी भी कुछ हॉट वाटर्स में लग रही है आपको हुकूमत? देखिए जिस तरह मैं पहले भी कह चुका हूँ कि असूलों की सियासत तो होती नहीं है। सियासत किस चीज पे होती है कि हमें मिलेगा क्या। क्या नून लीग इस पोजीशन में है कि वो काफ लीग को हुकूमत से ज्यादा कुछ ऑफर कर सकती है? जहां तक ये अभी पहले हम रिलीफ पैकेज की बात कर रहे थे, इसके ऊपर कहा जा रहा है कि जी मुख्तलिफ किस्म के इतराज़ात हो रहे हैं, अपोजिशन भी इतराज़ कर रही है, दीगर लोग भी इतराज़ कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो पहले कहते थे कि मुल्क गिरवी रख दिया, IMF को दे दिया, अब कह रहे हैं कि जी सब्सिडी किधर से देंगे। मसला ये है कि इस वक्त इतराज़ात इमरान खान साहब पे वो हो रहे हैं जिस तरह का वो इतराज़ नहीं होता कि आटा गूंदते हुए हिलती क्यों हो। पहले महंगाई का इतराज़, अब महंगाई के ऊपर रिलीफ दी है तो वो कह रहे हैं कि जी वो अपोजिशन के प्रेशर की वजह से दे दिए। भाई अगर अपोजिशन के प्रेशर की वजह से देनी होती, यकीनन इसमें अपोजिशन का प्रेशर तो होगा, लेकिन कोई NRO दिया गया है नून लीग को या पीपल्स पार्टी से कोई मुआहदा किया गया है, तो रिलीफ तो अवाम को दी है ना। और सियासतदान अवाम से ही सियासत करते हैं, अवाम से ही वोट लेते हैं, तो उन्हीं को उन्होंने रिलीफ देनी होती है। अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठे हो सकते हैं, जिस किस्म की वो जुबान एक दूसरे के हवाले से इस्तेमाल करते थे, कल भी हमने सुना, तो क्या खान साहब अपने इत्तेहादियों से नहीं मिल सकते? चौधरी परवेज इलाही से वो नहीं मिल सकते? या वो जहांगीर तरीन साहब को फोन नहीं कर सकते? वो तो वैसे ही उनके इत्तेहादी या उनकी पार्टी के लोग हैं। तो मसला ये है कि यकीनन हुकूमत के ऊपर प्रेशर तो होगा थोड़ा बहुत, लेकिन ये तासुर देना कि जिस तरह अपोजिशन इस वक्त फ्रंट फुट पे है और इमरान खान जो अपनी हुकूमत को बचाने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, मसला इस वक्त यहाँ पे ये है कि अपोजिशन अपनी सियासत और अपने सिलेक्टेड बच्चों की सियासत बचाने के लिए भागदौड़ कर रही है, तो वो ज्यादा इस वक्त खतरे में, उनकी सियासत और उनका मुस्तकबिल। और इमरान खान साहब के ऊपर भी प्रेशर होगा, इस वजह से वो भी इस किस्म की रिलीफ दे रहे हैं। लेकिन मुझे ये नहीं लगता
कि ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से रिलीफ दिया जा रहा है कि तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी और उनकी हुकूमत नाकाम हो जाएगी। ये इलेक्शन का साल है एक तरह से, वैसे ही पीछे 1.5 साल रहेगी हुकूमत, तो इस साल के अंदर तो इमरान खान साहब ने कुछ ना कुछ तो दिखाना है ना, कुछ ना कुछ तो आवाम को देना, इसलिए कि अगले साल वैसे ही इलेक्शंस के दिन शुरू हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये इलेक्शंस की तैयारी है। अगर इसमें बीच में कोई तहरीक अदम एतमाद या कोई ऐसी चीज आ जाती है तो वो एक इजाफी मजमून होगा बीच में, लेकिन ये तैयारी फाइनल पेपर्स की है जो अगले इंतखाबात होंगे। ठीक है जी, हमारे 3 एनालिस्ट हमारे सवाल के ऑप्शन में का जवाब लेते हैं कि बज़ाहिर अभी तक ऐसा लग रहा है कि शायद हुकूमत को बहुत ज़्यादा ख़तरा नहीं है, और लेकिन इस चीज़ के ऊपर तजाद पाया जाता है कि कल की जो तकरीर है, जो रिलीफ पैकेजेस हैं, क्या वो दबाव का नतीजा है या फिर इलेक्शंस की तैयारी है या एक कैलकुलेटेड मूव है वज़ीर आज़म इमरान खान का। इसके ऊपर हमारे एनालिस्ट की राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है। सोशल मीडिया के ऊपर हमें बताइएगा आप क्या समझते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, मज़ीद फिर बात करेंगे दूसरे सवाल के ऊपर। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पैका ऑर्डिनेंस की बात करेंगे जिसके ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुफस्सिल तरीके से कल इसको जस्टिफाई किया अपने खिताब में, और ये कहा कि ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर जो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है या जो काबिल एतराज़ मवाद है उसके खिलाफ, और फिर ब्लैकमेल करने वालों के खिलाफ है। उन्होंने एग्जांपल्स दे के भी बताया कि किस तरह से कीचड़ उछाला गया कुछ शख्सियात के ऊपर, और कानून पूरी तरह से या मजबूत कानून ना होने की वजह से उनको भी अजियत का सामना करना पड़ा, और ये कोर्ट ऑफ लॉ में केसेस बड़ी देर तक चलते रहते हैं, प्रूव नहीं हो पाते। आज न सिर्फ इसके ऊपर बात करेंगे बल्कि इसमें जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने आज मुख्तलिफ जो समातें हैं, जो मुख्तलिफ दरख्वास्तें हैं पैका ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़, उनकी समात करते हुए बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं। वो ये कहते हैं कि यहाँ तो कानून नाफिज ही नाकदीन के ख़िलाफ़ किया जाता है। वो कहते हैं कि जी हद के इज़्ज़त का कानून पैका से अलग भी मौजूद है। वज़ीर आज़म की कल की तकरीर से लगता है कि उन्हें किसी ने सही तौर पर बताया नहीं, लगता है वज़ीर आज़म ने कि किसी ने दुरुस्त तौर पर मुआवनत नहीं की। ये जो अब रिमार्क्स हैं ये बड़े अहम हैं। ये सवाल उठाते हैं जहन में कि वज़ीर आज़म जिन चीज़ों का हवाला दे रहे हैं और पैका कानून को, और इसमें जो तरमीम की गई है ख़ास तौर पर, को जिन चीज़ों से जोड़ रहे हैं, क्या वो दुरुस्त भी हैं या नहीं, और क्या वो वाकई में इन चीज़ों के तदारुक के लिए इस्तेमाल होंगी या फिर मज़ीद बिगाड़ पैदा करेंगी। सवाल हमारा कुछ यूँ कि क्या हुकूमत पैका कानून में तरमीम करेगी, हाँ या नहीं के ऑप्शन हैं। अतहर, सबसे पहले तो वज़ीर आज़म ने जो अपनी तकरीर में सवालात उठाए, पॉइंट्स उठाए, ख़ास तौर पर वो कहते हैं ये पोर्नोग्राफी के ख़िलाफ़ है, ये ब्लैक मेलर्स के ख़िलाफ़ होगी। आज अदालत ने उसके ऊपर बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं, कैसे देखते हैं आप इनको? देखिए, मोअज़्ज़िज़ अदालत ने जो भी कहा है ठीक ही कहा होगा, लेकिन जहाँ तक वज़ीर आज़म साहब का ताल्लुक है और हद के इज़्ज़त के कानून का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म साहब को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। उनका अपना केस 3 साल से अदालत के अंदर पड़ा हुआ है। एक शख्स ने उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए, उनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी के हवाले से वो हद के इज़्ज़त के कानून को इस्तेमाल करके अदालत में गए और 3 साल से उनको इंसाफ नहीं मिला। तो ये तासुर के इमरान खान साहब को इस कानून के हवाले से पता नहीं, उनको पता है, और इसी वजह से मेरे ख्याल में वो ये समझते हैं कि कानून के अंदर किसी ना किसी तब्दीली की जरूरत है। अगर मुल्क का वज़ीर आज़म भी इंसाफ नहीं ले सकता हद के इज़्ज़त के कानून के तहत, तो दीगर लोग किस तरह लेंगे। यहाँ पे मसला ये है कि अगर आप गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान देख लें, अब अगर इस कानून के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो काबिल एतराज़ है, यकीनन मोअज़्ज़िज़ अदालत भी गाइड करेगी, उसमें तब्दीली भी की जा सकती है, लेकिन हमारे जो मुल्क के हालात हैं हमें उसको भी देखना पड़ेगा। देखें, 3 साल से आप हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर तनकीद करें, हुकूमत की गवर्नेंस के मसाइल हैं, दीगर मसाइल हैं, हुकूमत बहुत सारे आप कह सकते हैं कामों में पीछे रह गई है, उसकी कारकर्दगी बुरी है, लेकिन यहाँ पे किस किस्म की चीज़ें होती रही, ज़ाती ज़िंदगी को टारगेट किया जाता रहा, खुदा ना खास्ता ये साबित करने की कोशिश की जाती रही कि खातून अव्वल कोई जादू टोना करती हैं। इस किस्म की बातें, इस किस्म के तज्जिए, इस किस्म की खबरें, अगर कोई नया वजीर भी लगे तो खबर अगले दिन किस किस्म की या तज्जिया किस किस्म का आता है कि कोई काफ के सबसे बड़े जिन के मंजिले बेटे के कहने के ऊपर एक नेक शख्स को लगा दिया गया। इस किस्म की बातें होती हैं। तो ये यकीनन किसी भी माशरे के अंदर ये काबिल कबूल नहीं है। जहां तक फौजदारी डेफेमेशन या फौजदारी हत्के इज्जत का ताल्लुक है, वो तो मगरबी माशरों में भी है और कुछ ममालिक में अब खत्म हो गई है। तो हमें अपने मारूजी हालात को देख के कानून बनाने पड़ेंगे। इसके ऊपर हमने पहले भी इसके ऊपर हमने पहले भी बात की थी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन कुछ बहुत से ऐसे ममालिक हैं, इससे पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था, हमने भी डिस्कशन की थी कि क्रिमिनल डेफेमेशन के ऊपर तो बहुत से ममालिक अब एतराज़ात भी उठा रहे हैं, यहाँ तक कि कानून वापस भी कर दिए। भट्टी साहब, क्या आप अतर से अग्री करेंगे
आपके ये कहना है सही नहीं है कि वजीर आजम को इल्म नहीं है इस कानून का? मैडम शेख, अतर भाई को शायद इल्म नहीं है कि वज़ीर आज़म को वाकई इल्म नहीं है। अगर वज़ीर आज़म साहब को बिना सबूत, बिना वारंट किसी दिन गिरफ्तार कर लिया जाए और उनकी जो नाकाबिले ज़मानत जुर्म हो, फौजदारी जुर्म हो, और उनकी ज़मानत भी ना हो सके और उसके बाद 6 महीने वो FIA उनको उठा के अंदर कर दे, तो फिर लग पता जाए कि पीका कानून क्या है। मैडम शेख, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि बीवी घर छोड़कर चली गई या डिवोर्स हो गई, ये खबरें नहीं होनी चाहिए। बनी गाला में कोई खबरें नहीं होनी चाहिए। शौकत खानम के पैसे पार्टी में गए, पार्टी के पैसे शौकत खानम में गए, ये एक दो मौक़िफ़ है, एक जंग और वो जो है वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है, वो केस करेंगे, वो सारा ठीक हो जाएगा। मुराद सईद पर ज़ाती इल्ज़ामात नहीं लगने चाहिए, जादू टोने जादूगरनी ये नहीं होने चाहिए। लेकिन ये भी सच है कि खातून अव्वल भी काबिल एहतराम है और कलसूम नवाज साहबा भी उतनी ही काबिल एहतराम है। सारी माएँ बहनें बेटियाँ सारी काबिल एहतराम है। और मैडम शेख, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि माना है सोशल मीडिया गटर बन चुका है, माना है इल्ज़ाम बोतान तोमत गालियाँ हैं, जिसकी चाहे कोई पगड़ी उछाल देता है, जिसकी माँ बहन बेटी को चाहे सरे बाजार ले आता है। एजेंडा बेस साफत नहीं होनी चाहिए। साफ़ी थानेदार नहीं होते, साफ़ी हुकूमतें बनाते गिराते नहीं हैं हद के। लेकिन इसका कुछ और हल भी होना चाहिए था। आपके पास काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स है, पैमरा लाज हैं, चलो ये इनको छोड़ दें। हद के इज्जत को तगड़ा और फास्ट ट्रैक पर कर ले, मजबूत कर दें, उसको जजा सजा मुकर्रर वक्त में कर दें। मगर ये नाकाबिले ज़मानत जुर्म होना, फौजदारी जुर्म होना, कोई शिकायत कोई कर दे और गिरफ्तार कोई हो जाए, ये ज़्यादती है। ये वज़ीर आज़म साहब, मुझे नहीं समझ आता कि ये क्यों डिफेंड कर रहे हैं। और फिर आखिरी बात अतर काज़मी साहब के लिए, यही कानून 2016 में जब मुस्लिम लीग नून लाई थी तो वज़ीर आज़म ने इसके खिलाफ ट्वीट किया था सोशल मीडिया वालों को पकड़ने के लिए। आरफ अलवी साहब ने कहा ये साइबर लाज नहीं है, साइबर क्राइम्स हैं। और फवाद चौधरी साहब ने कहा था ये आज़ाद राय पर कदगन है। शेरी मजारी साहब ने कहा था ये फाशिस्ट कानून है। तो आज क्या हो गया है? ठीक है, आज क्या बदल गया है? तो लिहाजा कुछ चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए। बाकी हम सब चाहते हैं कि रेड लाइन होनी चाहिए और रेगुलेट होना चाहिए सारा। लेकिन आपके ख्याल में उसका तरीका मुख्तलिफ है। ठीक है, रेगुलेट होना चाहिए लेकिन उसको रेगुलेट करने का तरीका मुख्तलिफ है। अतर, एक छोटी सी ब्रेक आपकी इजाजत से। बिल्कुल बिल्कुल अतर, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है जी। मैं आती हूँ वापस और हसन निसार साहब, सोहेल वड़ाइच साहब और अतर भी जवाब देना चाहते हैं भट्टी साहब को, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम पैका ऑर्डिनेंस और इसमें जो तरमीम की गई है मौजूदा हुकूमत की तरफ से उसकी बात कर रहे हैं। हसन निसार साहब, आपका क्या तज्जिया है इसके ऊपर? कल जो वज़ीर आज़म ने तकरीर की और उसके ऊपर आज जो ऑब्जर्वेशंस दिए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, आप बड़े करीब से भी वज़ीर आज़म को जानते हैं, क्या आपको लगता है कि सही तरह से उनको गाइड नहीं किया गया, उनको मिसगाइड किया जा रहा है, या फिर उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से उनको पता है और ये बेहतरी करेगा कानून? देखिए अलीना, इसमें किसी की ब्रीफिंग की ज़रूरत नहीं होती, इल्म की ज़रूरत नहीं, अक्ल की ज़रूरत नहीं है इस काम के लिए। ये बहुत सादा बात है। बस मैंने एक बार एक जुमला लिखा, लोग कहते रहे एक्सप्लेन, मैंने कहा अपनी अक्ल इस्तेमाल करो कि शूदर अपना मजहब बदल भी ले तो आप उसके अंदर से बुत नहीं निकाल सकते, वो सदियों नहीं निकलेगा। अच्छा, हमारे यहां हमारे कल्चर का हिस्सा है आमिल बाबा, काला जादू, पीला जादू, टूने, तावीज, पीर परस्ती, कांवा वाली सरकार, कुत्तियां वाली सरकार। ये रोज नहीं देखते, ये कदम कदम पे हैं। अच्छा ओ भाई, ये पीरी फकीरी, ये और यहां से लेके पोर्नोग्राफी तक, ये कानून साजियों से इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। बुरा ना मनाना, ना कानून बनाने वाले तो ना उसको नाफिज करने वाले। मसला है इंसान साजी का। और ये पहले मसला मुझे बताओ, आप पहले कौन सा कानून है जिसने कौन सा जुर्म रोक लिया? कत्ल बंद हो गए, रेप बंद हो गए, चाहे बच्चों को अब्यूज करना बंद हो गया, मदरसों में जुल्मों से सितम बंद हो गया। क्या कौन सा कानून नहीं होता इस तरह भाई?
ये अमी एक दुनियादारी के ये अमी नखरे शखरे हैं, इनका रोल बहुत महदूद है। असल प्रॉब्लम ये है कि आप आदमियों को इंसान बनाओ एंड ऑन टॉप कानून का नफाज फौरी हो, पूरी कुव्वत से हो, दयानतदारी से हो। वो है नहीं, बिना तेरो कानून। आपका सारा आइन जो है बुनियादी तौर पे लतीफों से भरा हुआ है, उसकी कोई चीज इस मुल्क में इंप्लीमेंट हो रही हो मुझे बता दो। ढकोसले हैं, यहां हर बंदा महाबली बना हुआ है। अच्छा। लेकिन महाबली अकबर आजम को मरे हुए तो सदियां बीत गई हैं भाई। ये टोटल ये फ्रॉड है। ये आप कानून बना के, बात सुनो, ये क्या नहीं कर चुका वो ज़िया-उल हक। मैं क्या उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करूं? कौन सी चीज है जिस पे पाबंदी है और वो रेडली अवेलेबल नहीं है? करो, बात करें। ठीक है, बालक बैठे हैं सारे। ओके। कौन सी चीज है जिस पे पाबंदी नहीं है, वो जुर्म नहीं है और रेडली अवेलेबल नहीं है? ढकोसले, ये करके देख लो। पीरियां फकीरियां, भूख नंग गुर्बत जहालत, इसको खत्म करो अगर आदमियों को इंसान बनाना है। महाराज सोहेल साहब, क्या आपको लगता है कि कल वजीर आजम को अपनी तकरीर में ये मेंशन करना चाहिए था? मेरा ख्याल है कि या इसका दिफा करना चाहिए था एटलीस्ट? जी, मेरा ख्याल है कि वजीर आजम अगर अपनी तकरीर का पहला हिस्सा ना करते जो उन्होंने पीका लाज से मुतल्लिक किया है, तो ये एक बहुत अच्छी तकरीर होती और बड़ी अवामी तकरीर थी। लेकिन उन्होंने पहला जो हिस्सा था पीका लाज की सपोर्ट करके ये कोई अच्छा नहीं किया। उन्हें एक रास्ता रखना चाहिए हमेशा हेड ऑफ द स्टेट को, हमेशा प्राइम मिनिस्टर को, जिसपे वापसी का रास्ता भी हो। कि एक दफ़ा हो गया, अब उस पर एतराज़ है सब सहाफ़ी तंजीमों को, सब जर्नलिस्टों को एतराज़ है। उसके कवानीन जो बनाए गए हैं वो बड़े सख्त हैं, नाकाबिले बर्दाश्त हैं और ये चलेंगे नहीं। ये साफ नज़र आ रहा है कि ये जो रिवोक होगा और ये नहीं चल सकेगा। तो प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए बेहतर होता कि वो ये रास्ता चुनते, लेकिन उन्होंने अपनी तकरीर का आगाज़ भी टीका से किया जो कि मुनासिब नहीं था। और मेरा ख्याल है कि उन्हें एक दरमियानी लाइन लेनी चाहिए। इंतहा पसंदाना लाइन प्राइम मिनिस्टर को लेना मुनासिब नहीं होता। लेकिन कल वज़ीर आज़म ने बड़ी कन्विक्शन से कुछ वजूहात भी बताई। वो समझते हैं कि जो बच्चों से जिनसी जराइम हैं या फिर जो सोशल मीडिया के ऊपर काबिल एतराज़ मवाद है, वो उसकी रोकथाम में ये कानून जो है वो बड़ा मौसर साबित होगा। देखिए, दुनिया में जब भी कोई नया कानून, सख्त जबरिया कानून बनाया जाता है तो उसके पीछे बड़े मकबूजा कश्मीर में जो कवानीन बनाए गए हैं, सख्त ड्रैकोनियन लॉज, उनके पीछे भी दलील दी जाती है कि जनाब तशद्दुद है, दहशत गर्दी है। जूलियस सीजर को जब कत्ल किया गया तो प्रोफेसर ने जो तकरीर की थी उसमें उसने भी बड़े दलाइल दिए थे और बड़े वैलिड थे दलाइल। लेकिन ये बात, असल बात ये नहीं है वैलिड दलाइल की नहीं होती। असल बात है कि इंसानियत का जो लश्कर जा रहा है, जो ह्यूमैनिटी जो है, उसमें देखना होता है कि उसमें कौन सी चीज़ ड्रैकोनियन है, कौन सी ह्यूमन है, कौन सी दुनिया के लाज के साथ लगा खाती है, कौन सी दुनिया के लाज से बढ़ के है। ये वो चीज़ें होती हैं जो पैमाना होता है जिससे देखना होता है। अगर आप उन पैमानों से गुजर जाएं तो इसका मतलब कुछ ज्यादती का, तो ये उन पैमानों से गुजरी हुई बात है। दुनिया में सख्त कवानीन नहीं, दुनिया में बल्कि फौजदारी कवानीन से इनको सिविल कवानीन में बदला। आप यहाँ से सर, मैं चाहती हूँ हम अतर को जरा शामिल गुफ्तगू करें। अतर ने इससे ज़रा मुख्तलिफ राय दी है। अतर, जैसे भट्टी साहब ने भी जवाब दिया, सुहेल साहब ने भी, हसन साहब ने भी, अगर तो कंट्रोल करना ही था, या फिर अगर आप बेहतरी चाहते हैं, इस्लाह चाहते हैं, तो हद इज़्ज़त के कवानीन को बेहतर बना लेते। भट्टी साहब ने 2 से 3 सजेशंस भी दी, उनके ऊपर कुछ वर्क किया जा सकता था। देखें, मैंने जिस तरह शुरू में भी अपनी बात करने से पहले ये कहा था कि कानून में अगर कोई नकाइस है तो उसको बेहतर किया जा सकता है, लेकिन बिल्कुल कंप्लीटली इस नजरिए को रद्द कर दिया जाए कि पाकिस्तान के अंदर रेगुलेशन की जरूरत नहीं है, वो बड़ा खतरनाक है। इसलिए कि भट्टी साहब ने भी वो सारी बुराइयां गिनवाई जो हैं, बुराइयां जो वो सब कुछ हो रहा है। अगर आप मीडिया की भी बात कर लें, पाकिस्तान के अंदर जब मीडिया चैनल्स के ऊपर भी इल्जाम लगे तो उनको भी लंदन से रिलीफ मिला। लंदन ने चैनल बंद किए जिन्होंने
और मीडिया ग्रुप्स के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर उनको रिलीफ नहीं मिला। तो प्रॉब्लम तो है ना। अब इस कानून के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उससे बड़ी प्रॉब्लम वो कल्चर है जो परवान चढ़ गया है, जिसके ऊपर आप किसी के ऊपर बिल्कुल रेगुलेशन को रद्द नहीं कर सकते। ठीक है, मैं चाहती हूँ जरा इसको जल्दी से कर ले, हमारे पास आखिरी 2-4 सेकंड्स है। सुहेल साहब जी, सुहेल साहब, बिल्कुल रेगुलेशन को रद्द नहीं किया जा सकता, ये कह रहे हैं आथर। रेगुलेशन कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए। तो देखिए, रेगुलेशन जो है वो मीडिया बॉडी और जो मुल्क के सिविल लोग हैं उनके मशवरे से होना चाहिए। ये जो जमानतनामा 6 माह तक मिला है, किसी और शख्स की कंप्लेंट देना, ये तो सरासर जबरी चीजें हैं और ये तो आमराना दौर में मिली हुई, माशाल्लाह मिली हुई, तो 6 महीने जमानत ही ना है। ठीक है, मैं चाहती थी अदर कमेंट लूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम हमारे पास खत्म हो गया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।